नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। SC/ST एक्ट कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए 1989 में बनाया गया था। इसका मकसद है SC/ST वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों द्वारा किया जाने वाला भेदभाव और अत्याचार को रोकना। इस कानून में SC/ST वर्ग के लोगों को भी अन्य वर्ग के समान अधिकार दिलाने के प्रावधान बनाए गए। इन लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया। एक्ट का मकसद SC/ST वर्ग के लोगों को अन्य वर्ग की ही तरह समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों के हालात में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत कठिन सजा का भी प्रावधान है। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अंकोलेकर गुरुदत्ता जी। गुरुदत्ता जी आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका SC/ST एक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937, 0120-612-7938 भी आप डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अंको लेकर गुरुदत्त जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि SC/ST एक्ट लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या मकसद है एक्ट का? नमस्कार जाहिरा जी। SC/ST एक्ट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो सरकार लेके आई है ताकि SC/ST जो हमारे पिछड़े जनजाति और जाति के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। वैसे देखा जाए तो संविधान में भी लिखा हुआ है कि भेदभाव ना हो, पर सरकार को लगा कि कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि ये सामाजिक बदलाव इसमें नजर आए। इसीलिए उन्होंने ये वाला 1989 का एक्ट लेके आए हैं जो क्रिमिनल प्रोविजन के साथ है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसमें एक स्पेशल कोर्ट है और जो भी आप कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लेंट जो है पुलिस को ले, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह करके बाद में लेना है। तो अगर पुलिस वाले इसको लेने से मना करते हैं तो भी उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत सख्त एक्ट है। इसका मकसद यही है कि समाज में समानता आए, कोई आपके जाति जनजाति को लेके उनको कोई भेदभाव ना हो और सब अच्छे तरीके से रहे। ये अफर्मेटिव एक्शन वाला लॉ है जिसमें कानून खुद आके समाज में बदलाव लाने के लिए कानून लेके आए हैं। जी, तो बहुत सख्त लॉ है, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो SC/ST से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ। इसके अलावा गुरुदत्त ये जानना चाहेंगे कि नए SC/ST एक्ट में क्या बदलाव किए गए हैं? बदलाव ऐसे है कि पहले से कुछ ज्यादा कुछ चीजें एट्रोसिटी के डेफिनेशन में लाया गया है। बात यह है कि एट्रोसिटी जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि आप जानते हैं कि बहुत सालों से न जाने हजारों सालों से कुछ जाति जनजाति के लोगों को बहुत अपमानजनक सिचुएशन में रहना पड़ रहा है और उनको कुछ जरूरी कदम उठाने थे जिसकी वजह से ये सब चीजें समाज से उनको निकाला जाए। जैसे कुछ आपत्तिजनक चीजें खिलाना, चप्पल माला के हार फैलाना या फिर कपड़े उतार के ये कराना, जुलूस निकालना या उनके जो भी आपका खेत कल्याण होते हैं उनको ले लेना, ये सब चीजों को रोकने का मकसद था। ये जो बदलाव आया है वो ऐसा है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट पे आया हुआ है। बात ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि कुछ
झूठे कार्रवाई भी हो रही है इस एक्ट के दौरान, जी। इसके एक्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इसमें आप एंटीसिपेटरी बेल तब दे सकते हैं, तब लिखा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल इस कानून के अंदर दिया नहीं जा सकता। जी तो वो वाला क्लैरिफिकेशन जो है ये नए बदलाव में और सुनिश्चित किया गया है कि अभी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते। जी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हैं, ये इसमें बदलाव किया गया है। एक्ट के तहत प्रताड़ना के लिए आखिर सजा क्या कुछ है इसमें? सजा बहुत संगीन है, डेथ पेनल्टी तक है और 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट तक है। अलग अलग चीजों के लिए सजा है जी। पर देखा जाए तो ये क्रिमिनल कानून है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस है तो क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। पर देखा जाए आमूमन देखा जाए अगर इसका जो कन्विक्शन रेट है वो थोड़ा सा कम है। तो अगर आप बाकी आईपीसी कानून की तुलना करें तो जी इसके अलग अलग कारण है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ अभिप्राय अलग अलग है। कुछ चाहते हैं कि ज्यादा स्पेशल एनैक्टमेंट होने के कारण से और ज्यादा आपके स्ट्रिंजेंट लॉ होने के कारण से शायद कन्विक्शन रेट कम हो रहा है। कुछ का कहना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कार्रवाई भी हो रहे हैं, इसकी वजह से कन्विक्शन रेट कम है। जो भी है, समाज में समानता और भेदभाव ना हो उसके लिए ये वाला कानून लेके आया हुआ है गवर्नमेंट द्वारा। तो हम सबकी कोशिश यही रहती है कि झूठे केस ना हो और कन्विक्शन और एक डर रहे, इट्स अ डेटरेंट लॉ, ताकि कोई ऐसे चीजों में भेदभाव करने वाली चीजों में ना रहे। जी गुरुदत्त जी, एक्ट के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे, कुछ बताइए। बात यह है कि समाज में ये नीचे तबके के लोग हो सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमारे कानून में। ये बहुत सालों की गुलामी ये सब कारण से उनको ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती है। तो वो जब भी पुलिस स्टेशन पहुंचे केस दर्ज करने के लिए तो ये जिम्मेदारी बन जाती है पुलिस वालों की या पुलिस स्टेशन के जो भी अधिकारी है कि वो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करे जी, ना कि ये और कोई पूछताछ करे। इसीलिए सेक्शन 4 में लिखा गया है कि अगर आप देर करते हैं या मना करते हैं तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ही कार्यवाही हो सकती है जी। तो ये स्पेशल लॉ है, इसकी वजह से ये सब चीजें लेके आए हुए और लोगों को देख के बनाया हुआ है कि जो लोग जा रहे हैं उनको शायद कानून की जानकारी ना हो। ये सब विचार विमर्श करके ही ये कानून लेके आए। जी गुरुदत्त जी, अधिनियम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोपित अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है, विस्तार में इसे समझाइए। जी, ये सेक्शन 438 का उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है इस कानून के अंदर। ये बात ये है कि इसकी जरूरत ये है क्योंकि जो लोग ज्यादा मान लीजिए कोई SC/ST के लोग जो ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं कानून के बारे में और उनके एफआईआर दर्ज करने में या कानून का कंप्लेंट दर्ज करने में कोई छूट रह गई तो जो समाज में ऊंचे सबसे पे रहते हैं उनको आसानी हो जाती है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले ले और बोल दे कि ये झूठा कंप्लेंट है। ये सब बोलने का थोड़ा प्रावधान ये रहता है। ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून में ये लिखा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशल लॉ है और इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है ताकि समाज में कोई ऐसी घटना ना घटे कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कोई भेदभाव हो या फिर उनको ज्यादा दिक्कत हो। ये सब चीजों को नजर रख के ये वाला प्रोविजन रखा हुआ। जी तो क्या अदालतें असाधारण परिस्थितियों में प्राथमिकी रद्द कर सकती हैं? हाँ जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सेक्शन आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में और सेक्शन 480 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में,
एक कभी भी यूज कर सकते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बोला हुआ है, ये भले ही ये एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल प्रोविजन होते हुए भी, स्पेशल लॉ होते हुए भी भारत का जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने पावर यूज करके कंप्लेंट को क्वाश कर सकते हैं। जी जी, तो क्या इस एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है, और अगर ऐसा है तो क्या सजा और जुर्माना है उसके लिए? जो आप बोल रहे हैं कि जाति सूचक शब्द ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया चप्पल का हाथ पहनाना या कपड़े उतारने जो निकालना, और उनके खेत ले जाना, मलमूत्र उठा के ले जाने के लिए कहना, या मरे हुए जानवर को ले जाके लेने के लिए कहना, ये सब जो भी चीजें हैं, जो भी इसको सबको एट्रॉसिटी के डेफिनेशन के अंदर लाया हुआ है। तो ये अलग अलग इन सब के लिए अलग अलग सजा बोला गया है। किसी में डेथ पेनल्टी भी है, किसी में 7 साल की भी सजा है। तो ये एक बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि एट्रॉसिटीज क्या है, वो सारे सेक्शन 3 में आता है, और सबके लिए अलग अलग सेक्शन में सजा लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जो SC ST लोग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो, उसी के तहत ये एक्ट लाया गया है। SC ST से जुड़े कानून को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ता गुरुदत्त जी भी बने हुए हमारे साथ लगातार। गुरुदत्त जी, अब अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, SC ST मामलों की सुनवाई किस कोर्ट में होती है? जायरा जी, जो SC के अंदर सभी ऑफेंस होते हैं वो एक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी। प्रोविजन कोड ऑफ CRPC का ही प्रोविजन रहता है, पर कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट होता है। पर स्पेशल कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का होता है। अमूमन हमने देखा हुआ है कि जो सेक्शन जज कोर्ट होता है उनको ही डेजिग्नेट कर देते हैं स्पेशल कोर्ट के नाम से, तो उन्हीं कोर्ट में ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं। जी जी, वही जो पीड़ित वर्ग होता है, जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, उसको लेकर आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की क्या कुछ व्यवस्था इसमें की जाती है? जो पीड़ित वर्ग है उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है और उनको कॉम्पेंसेशन भी देने के लिए इस एक्ट में प्रावधान है। जैसे मैंने कहा, एक स्पेशल एक्ट है और उसके ऊपर से एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसमें कंप्लेंट कर्ता को आसानी से कंप्लेंट दे सके, और फिर कौन कौन से एट्रॉसिटीज है उन सबको लिस्ट किया गया है, और जो जैसे एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल जी देने का, ये सब प्रावधान, और एक स्पेशल कोर्ट होने की वजह से ये सब चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया गया है, ताकि SC और ST लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से अगर जो पीड़ित वर्ग है उनको एक कॉम्पेंसेशन के रूप में भी पैसे मिल सकते हैं। वो अलग अलग केस में कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उनको कितना कॉम्पेंसेशन मिले। इतना ही नहीं, जो भी उस केस में जो गवाह रहते हैं, गवाह को भी बहुत जगह पे ऐसा है कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसके लिए भी प्रावधान। जी जी, तो ये तमाम सुविधाएं दी जाती हैं पीड़ित वर्ग को। तो सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाहों को कैसी सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है? यात्रा और जी बिल्कुल, यात्रा और जरूरतों का खर्च सरकार की तरफ से क्या मुहैया करा जाता है ऐसे में? हाँ जी बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से, सरकार के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि सब चीजों को देखभाल वही करेंगे। ये माना जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होते हैं, तो उनके जो पुराना रीति रिवाजों की वजह से जो हमारे समाज में चल रहा है वो उतने लेवल तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या कम्पीट नहीं कर पाते बाकी लोगों के स्तर पे। इसकी वजह से ये सब स्पेशल प्रावधान दिया गया है, और गवर्नमेंट ही उनका सारा खर्चा वगैरह देख लेती है, और कॉम्पेंसेशन भी मिल जाता है कोर्ट के द्वारा। जी जी, तो ये सारी सहूलियतें दी जाती हैं। वहीं इस एक्ट का एक प्रावधान ये है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां इस तरह के अत्याचार सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए और इस चीज पर कैसे अमल किया जाए, इसके बारे में बताइए।
हाँ जी, प्रावधान ये भी है कि कहाँ पर किस जगह पे हो रहा है, किस चीजों पे हो रहा है, इन सब के लिए प्रोविजन बना हुआ है। पर ये रिसर्च वगैरह उस हिसाब से हो जाता है, जैसे केस कहाँ से ज्यादा आ रहा है वो सब कंप्लेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। पर ये मानना है जनरल पब्लिक में और जो रिसर्च करते हैं इस कानून के ऊपर, उनका ये कहना है कि कन्विक्शन रेट कम है कानून के अंदर, और इसकी वजह से शायद डेटा भी आपको ये ना मिले कि फाइनली कितने लोग एक तरह से ज्यादा केस आ रहे हैं पर कन्विक्शन नहीं हो रहा है, तो फाइनली लोग ये कह सकते हैं कि शायद उस जगह पे केस हुआ ही नहीं था। ये सब चीजें हैं। तो ये है कि प्रोविजन तो है लॉ में कि ये सब जगह को जान सके और चीजों को रोक सके, ये सब कर सकते हैं। पर कुछ आपत्ति है, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन और लाने की जरूरत है कानून। जी जी, तो गुरुदत्त जी, SC/ST एक्ट के तहत जो अपराध होते हैं उसकी जांच कौन कर सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि एक स्पेशल कोर्ट होता है, वो स्पेशल कोर्ट में हियरिंग होता है। जांच तो पुलिस वाले ही करते हैं और ऊपर के रैंक के लोग करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं। और ऐसा है कि जो कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उनका कंप्लेंट कभी भी मना नहीं कर सकते हैं पुलिस वाले। अगर मना करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और उनको भी सजा हो सकती है। जी जी, तो जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर इस तरह के मामले हम ज्यादा देखते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अहम कदम अब सरकार को ऐसे में उठाने चाहिए? क्या उस दिशा में कुछ बदलाव होना चाहिए, अमेंडमेंट कुछ हो सकता है इसमें? आपके हिसाब से क्या लगता है? जी, मेरे हिसाब से लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम बोलते हैं, कुछ जगह पे समाज में जो बदलाव होता है उसकी वजह से लॉ लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं। कुछ जगह पे कानून आ जाता है ताकि समाज में बदलाव जो है और तेजी से हो जाए। ये दूसरी वाला प्रावधान है जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कानून, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून लेके आए हुआ है, गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया हुआ है 1989 से। जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में बदलाव हो और कोई भी SC/ST पीड़ित हो उनको मदद मिले, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। और ये दायित्व बाकी लोगों का बनता है कि SC/ST लोगों को कोई दिक्कत ना हो और समाज में समान स्तर पे उनका सारी सहूलियतें मिले। ये सब करने का उनका ये बन जाता है, दायित्व बन जाता है। जी गुरुदत्त जी, तो संविधान में किस तरह के सेफगार्ड SC/ST को दिए गए हैं? हाँ जी, ये आर्टिकल 14 तो है जिसमें सब भारत के हर नागरिक को समान अधिकार और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिला हुआ है। उसके अलावा जो आपका छुआछूत है, जो इन सब चीजों को रोकने के लिए कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। उसके अलावा रिजर्वेशन है फॉर दैट इज नॉट ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इवन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। जो SC/ST है उनको रिजर्वेशन दिया गया है ऑलमोस्ट टू 18%। जी, तो ये सब चीजें हैं संविधान में, ताकि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है वो समाज में एक समान स्तर पे सबका इक्वल कंपटीशन हो, वहां तक पहुंच जाए। ये सारे एफर्मेटिव एक्शन के पार्ट। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुदत्त जी। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई, और हमारे दर्शकों को भी जरूर फायदा पहुंचा होगा इस जानकारी को मिलने के बाद। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।